और आप यकीन मानिए आज जो शख्सियत हमें उनके बारे में बताने जा रही है ना, उनसे अच्छी और जबरदस्त नॉलेज वाले शायद यहाँ नहीं हो। तो आप आज उनके एक्सपीरियंस की, उनके नॉलेज की भरपूर लाभ लीजिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि प्लीज अपने डायरी पेन को नोट कीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये आपके और आपकी पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखेंगे। तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त कपल है वो, बहुत जबरदस्त नॉलेज और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम एमरल्ड कपल, मिस्टर ईश्वर सिंह जी एंड निर्मला जी। जोरदार तालियां इनके लिए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर है। हम लोग अलवर से हैं बेसिकली। अभी मैं आपसे रोहतक से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज की ये शाम बहुत ही खास होने वाली है। मैं दिन में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चाइना में अगले कुछ दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग दोबारा से कोविड की चपेट में आने वाले, कोविड-19 की चपेट में आने वाले। सेंट्रल दिल्ली ने अभी सारे राज्यों को स्पेशली नोटिस भेज दिया है कि कृपया करके जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, उनके सैंपल कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लैब है पूना में, वहां पर भेजा जाए ताकि उसका ये पता किया जाए कि इस बार जो आ रहा है वो कौन सा वाला है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। पिछले दिनों एक न्यूज पढ़ रहे थे कि एक 40 साल का आदमी, अच्छा रिच मैन, जिम करते करते अचानक भगवान को प्यारा हो गया। आपने कुछ वीडियोज अभी देखे होंगे जल्दी में कि बंदा दूल्हे का फूफा डांस कर रहा था और डांस करते करते डांस फ्लोर पे ही लेट गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी और सुनी होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टास्क है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो यही टास्क है। क्योंकि आदमी क्या चाहता है? एक लंबी जिंदगी सभी लोग चाहते हैं, ठीक है ना। और जो लंबी जिंदगी चाहते हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? द पर्पज ऑफ लाइफ है बहुत सिंपल सा, द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। सबको पता है ये बात। इसको अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? दुनिया में हर आदमी ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो जब तक जिए, जब तक स्वस्थ जिए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है। आप जी तो 100 साल रहे हो, लेकिन वो 100 साल में से अगर मान लो कुछ 10 साल 5 साल बहुत ज्यादा है, अगर 15 दिन भी चारपाई पे निकालने पड़ जाए ना, तो खुद को भी और घर वालों को, दोनों को बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो पर्पज है, वो यही है, द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। कि हम ज्यादा से ज्यादा जिए और जब तक जिए, जब तक स्वस्थ जिए। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले। तो हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो यही है। बात करते हैं, जब हम जवान होते हैं तो पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए कमाए हुए पैसे को लगा देते हैं। और जब दुनिया छोड़ते हैं तो हमारे पास ना पैसा बचता है, ना हेल्थ बचती, ठीक है ना। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में बोल देता हूँ। व्हेन वी आर यंग वी लूज हेल्थ टू गेन वेल्थ, एंड व्हेन वी आर ओल्ड वी लूज वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मुझे बड़ी फील हुआ, क्योंकि उस समय उम्र रही होगी हमारी कोई 25-26 साल, 28 साल। और उस समय सिचुएशन क्या होती थी? सिचुएशन ये होती थी उस टाइम में कि काम धंधे के चक्कर में कभी लंच नहीं मिला, कभी ब्रेकफास्ट नहीं मिला, उसकी चिंता नहीं होती। और ऐसा ही आज के यंगस्टर्स के साथ भी होता है। ये बहुत सिंपल सा रीजन है। तो इस कारण की वजह से लोगों की सिचुएशन ये है कि वो ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो सेहत है, इस सेहत को पाने के लिए आपने जितना एफर्ट किया है, उससे ज्यादा एफर्ट हमें इसको मेंटेन करने के लिए लगाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हेल्थ होती क्या है। देखिए, बेसिकली जो हेल्थ होती है वो 5 तरह की होती है। पहली फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल। जैसे हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, अगर पांचों को एक साथ बंद कर लिया जाए तो पंच बन जाता है। आपको पता है उंगली में जो पावर नहीं है, जो पंच में पावर है। ऐसे ही हमारी सेहत है। अगर पांचों हेल्थ हमारे पास है तो हम हेल्दी हैं। और बहुत सारे लोगों को तो बीमार होने का या हेल्थ का मतलब पता नहीं होता है।
बट एक चीज समझ लीजिएगा, ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि अगर आदमी बीमार नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो वो स्वस्थ है। बट ये सच नहीं है। एक बार जरा अपना ब्लड टेस्ट करा के देखिएगा, एक बार जरा आप टीएमटी ट्रेडमिल पे दौड़ के देखिएगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं तो एक बार शूज पहन के ना एक 2-4 किलोमीटर की जरा रनिंग करके देखिएगा, ठीक है, किसी बच्चे के साथ एक बार थोड़ी देर पकड़म पकड़ाई खेल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी हेल्थ कहाँ है। अगर आप बच्चे के साथ आधा घंटा पकड़म पकड़ाई खेल लें तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी उम्र क्या होती चली जा रही है और सेहत क्या बनती चली जा रही है। तो आज हम इन 5 सेहत के ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे, बट आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। बात ये आती है कि हेल्थ को खराब करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। मैंने अभी बात की आपसे कि जिम करता हुआ आदमी दुनिया छोड़ जाता है, डांस करता हुआ आदमी दुनिया छोड़ जाता है, वॉक करता हुआ आदमी दुनिया छोड़ जाता है, और सो में नहीं। देखिए, एक्सीडेंट एक अलग चीज है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पर वो क्या रीजन है जिनकी वजह से ये सारी सिचुएशंस बनती है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे जी मेरे दादाजी आज भी 100 साल के हैं और वो चने चबा लेते हैं, मेरे दादाजी 80 साल के हैं, वो आज भी बहुत बढ़िया घूम लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर आज जो आपका 10 साल का बच्चा है उसको वो बहुत सारी दिक्कतें हो रखी है जो 80 साल वाले आदमी को नहीं है। आज जो 30-40 साल की एज में उसको वो प्रॉब्लम्स हैं जो आज 10 साल वाले को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही है। तो वो क्या चीजें हैं उनको अभी अब यहाँ पर समझते हैं। अगर उन सारी चीजों के बारे में बात करें तो वो 2 फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एक है हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं वो है, प्लीज मार्क ना करें स्क्रीन को, आज की जो हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं वो, और दूसरा है हमारा जो रहन सहन का आज का जो हमारा तरीका है, उसमें जो चेंजेस पिछले टाइम से हुए हैं वो चेंजेस ही आपको कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों की ओर ले जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं जो आज की डेट में जिनका हम खामियाजा भुगत रहे हैं और आने वाले जनरेशंस उन चेंजेस का खामियाजा भुगतने वाली है। पहली है हमारी फूड चॉइसेस, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा टास्क है वो है लैक ऑफ फाइबर। इसको समझिएगा फाइबर क्या होता है। पहले क्या होता था, आदमी के पास पैसे कम होते थे, हाथ गांव में अपने घर में चाकी होती थी जिसको महिलाएं चलाती थी और उसमें मोटा आटा पिसता था। और मजे की बात यह कि छलनी खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो हम उस आटे को पिसे हुए को एज इट इज खाते। थोड़ा और पीछे जाओगे तो गोचनी की चपाती होती थी, थोड़ा और पीछे जाओगे तो बाजरा, मक्का, ज्वार ज्यादा खाई जाती। लेकिन 77 के बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग किस पे शिफ्ट होते चले गए, गेहूं पे शिफ्ट हो गए। आज भी अगर हम बात करें तो आज से 40-42 साल पहले गांव में बाजरे की रोटी बनती थी सबके लिए और गेहूं की चपाती बनती थी सिर्फ मेहमानों के लिए। ये स्थिति होती। बट धीरे धीरे समय बदला, लोगों के पास पैसे हुए, लोगों ने गेहूं का खाना शुरू किया, फिर आप उसको बारीक करने लगे, फिर वो बाजार की चक्की में पिसने लगा। आज स्थिति ये है कि लोग रेडीमेड आटा खाते हैं और उसकी स्थिति क्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा जो मिक्सर होता है वो मैदा का होता है। उसमें जो बूर होता था, फाइबर जो होता था, वो निकाल के हम जानवरों को डाल देते हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात है, जानवर उसको खाता है, उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और हम खाते हैं बचे हुए मैदा को, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर होता चला जाता है। फाइबर हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे घर में आप झाड़ू लगाते हो, ऐसे ही फाइबर हमारी आंतों में झाड़ू लगाने का, सफाई करने का काम करता है। लोग जूस पीना पसंद करते हैं, फल खाना पसंद नहीं करते, जबकि आप फल खाएंगे तो आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा। सोच के देखिएगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज में जाइएगा, फाइबर को हटा दिया गया। आगे बात करें, ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी। पहले नमक और चीनी दोनों चीजें, आप देखिए कैसे चीजें बदली है। नमक बहुत कम खाते थे लोग, क्यों? क्योंकि मोल आता था, पैसे का आता। चीनी की बजाय हम गुड़ इस्तेमाल करते थे क्योंकि सस्ता आता था। चीनी महंगी आती थी और चीनी जो कि मार्केट से आती थी। बट पहले जिनको शुगर हो जाती थी तो बोलते थे रईसों की बीमारी है, क्यों? क्योंकि पैसे वाले लोगों के पास शुगर खरीदना आसान होता था। लेकिन आजकल हर आदमी को होने लगी है। और आज की डेट में अगर एक एवरेज आदमी भी अपने शेड्यूल को चेक करेगा, खाने पीने की डाइट को चेक करेगा, जो कहता है जी मैं बहुत कम नमक खाता हूं। आप देखो, एक टाइम था जब डाइनिंग टेबल नहीं थी। आज डाइनिंग टेबल पे कल्पना करो कि नमक की डब्बी ना हो। ऐसी कोई डाइनिंग टेबल देखी है आपने जिसपे नमक की डब्बी ना हो? और हद तो तब हो जाती है कि जब खाना टेबल पे आता है और बंदा कुछ नहीं करता है, नमक की डब्बी उठाता है और सब्जी में डाल लेता। आप सोचो, नमक की डब्बी उठा के सब्जी में डाल दी या दाल में डाल ली, इसके कितने नुकसान है।
पहली चीज, जिसने वो खाना बनाया है, आप उसके लिए क्या कह रहे हो कि उसने अच्छा नहीं बनाया, इसमें नमक कम है, बिना चेक किए, उसकी बेइज्जती है। दूसरा, आप उसमें जो नमक डाल रहे हो वो ओवर नमक है। आप सोचो कि आप उस खाने को खाओ जिसमें नमक ही ना हो। मैडम ने, आपकी पत्नी ने, आपकी मम्मी ने, आपकी सिस्टर ने खाना बनाया है और आप उस दाल को खा गए जिस दाल में नमक ना हो, बिल्कुल डालना भूल गए, तो खाएंगे तो वो भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा ना। और जब थोड़ी देर बाद पता चलेगा तो उनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। लेकिन आप डाले जा रहे हो या चिल्लाए जा रहे हो, आज सब्जी कैसी बनाई, इसमें नमक भी नहीं डाला है। तो बहुत सारे लोग तो डबल खाते हैं, जी मेरा तो टेस्ट ही ज्यादा खाने का है। कोई बात नहीं, जब बीपी बढ़ेगा, सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो दिक्कत होने वाली है। तो टेस्ट और हेल्थ दोनों चलते हैं 180 डिग्री पे। जितनी भी टेस्ट की बात होगी वो हेल्थ की बात नहीं होगी। जो भी लोग टेस्ट कॉन्शियस है वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ये मान के चलिएगा। तो हमेशा इस बात को समझे। लोग बोलते हैं जी मैं चीनी नहीं खाता, और बंगाली रसगुल्ले दिन में मौका मिल जाए तो 3 4 5 इकट्ठे ही खा लेता हूँ। एक रसगुल्ले में 6 चम्मच चीनी होगी, ठीक है ना। मेरा अपना मिठाई का काम है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है इन चीजों का, और आदमी खा जाता है। और जो लोग बोलते हैं मैं मीठा नहीं खाता हूँ, जब वो पार्टी में जाते हैं तो उनका हाल देखिएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा खाते हैं जी मैं तो फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, लेकिन शादी पार्टी में जाएगा तो स्टॉल के ऊपर जो भीड़ है वो इतनी होती है कि खाने पे होती नहीं है, और फ्रूट सलाद पे तो बिल्कुल नहीं होती है। तो सेहत कॉन्शियस लोग कितने हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है। लेक ऑफ वैरायटी, आदमी नहीं कहेगा कि जी खाने में वैरायटी कम है, लेकिन आप कोई बच्चे को बोलिए बेटा खाना खा लो, बच्चा पूछेगा क्या बना है, और आप उसको कुछ भी बोलो, वो बोलेगा ये तो परसों भी बना था। वो ये आपको एहसास कराता है कि वैरायटी नहीं है खाने में, जो कि होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण होता है, महिलाएं जो भी खाना बनाती है उनका एक पर्पज होता है, बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स उसको ढंग से खा लें, और उसके लिए वो उसको टेस्टी बनाने की कोशिश करती है। और वो टेस्टी कब होगा, जब वो ठीक से पकेगा। और जैसे ही उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में ओवर कुकिंग होती है, तो उस खाने की न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है ना वो कम होती चली जाती। इसलिए कहते हैं कि कच्चा ज्यादा खाना चाहिए, बट हम नहीं खाते, हम टेस्टी खाते हैं, समझिएगा इस बात को। एक और बड़ा कारण है फास्ट फूड। आप सोच के देखिएगा, मैं एक दिन रेवाड़ी शहर में एक सर्वे कर रहा था, यहाँ रेवाड़ी से कुछ लोग होंगे। हर गली में जितने रेस्टोरेंट है उतने ही हॉस्पिटल है, जितने रेस्टोरेंट है फास्ट फूड के उतने ही वो है हॉस्पिटल्स है। मतलब दोनों का कंपटीशन है कि फास्ट फूड सेंटर ज्यादा खुले या हॉस्पिटल ज्यादा खुले। और मजे की बात ये, दोनों बराबर टक्कर में खुलते चले जा रहे हैं, और कुछ बढ़े ना बढ़े पर ये दोनों चीजें बढ़ती चली जा रही है। इससे एक चीज तो पता चलता है कि आदमी जितना फास्ट फूड खाएगा उतना ज्यादा हॉस्पिटल जाएगा। तो अभी तो मैं तो कई बार डॉक्टर्स को भी सलाह देता हूँ, मैंने कहा धंधा चलाना है तो आप फास्ट फूड सेंटर खोल लो, फिर मरीज अपने आप बढ़ जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। बट मैं आपको फास्ट फूड के बारे में एक ही चीज बता देता हूँ, जिसका फास्ट फूड इसको कहते ही क्यों है। ये एम्प्टी कैलोरी होता है, इसमें जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो फाल्स कैलोरीज होती हैं। इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जो होती है ना वो ना के बराबर होती है। और जो फैट इसमें यूज होता है फास्ट फूड में, वो फैट होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं पैक्ड फूड। आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि लोग पैकिंग की चीजें ज्यादा यूज करते हैं। आप अभी यूएस के, यूके के डाटा पढ़ो, और वहां पर अगर आपके नॉन लोग रहते हैं ना तो कभी उनसे वार्तालाप करो। वो एक बात बताते हैं कि वहां पे रईस लोग जो है ना वो फ्रेश फूड खाते हैं। पैक्ड फूड खाता है मिडिल क्लास और गरीब आदमी, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। मैं अभी किसी दिन एक दिन किसी के घर बैठा हुआ था, तो वो लोग शाम को आए और आने के बाद उन्होंने कहा जी लंच को डिनर बना लो। तो मैडम ने जस्ट एक पैकिंग खोली, गर्म पानी डाला उसके अंदर, बर्तन में डाला और सब्जी तैयार हो गई। मैंने कहा ये क्या है, बोले आजकल सब्जी भी पैक्ड आती है, आपको बनाना नहीं सीखना है, सिर्फ गर्म पानी गर्म करके उसमें डालना है, सब्जी तैयार। तो आप सोच के देखिएगा, जो आप खेत से घिया लेके आएंगे, तोरू लेके आएंगे, उसको जो उसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होगी वो उसमें नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसमें प्रिजर्वेटिव जरूर होंगे उस चीज को खराब होने से बचाने के लिए। और प्रिजर्वेटिव्स का हमारी बॉडी पे एक और साइड इफेक्ट होता है। एक चीज जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जीएमओ सीड्स। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले एक टमाटर के पेड़ पे 2 किलो टमाटर लगते थे। किसान ने साइंटिस्ट को बोला कि ये टमाटर ना जल्दी खराब हो जाते हैं, इसका जो छिलका है ना वो पतला है, इसके छिलके को अगर मोटा कर दिया जाए तो जल्दी से खराब नहीं होगा। दूसरा, एक खट्टा ज्यादा है, इसके खटास को कम कर दिया जाए।
तीसरा, एक पेड़ पे 2 किलो लगते हैं, अगर ये 10 किलो लग जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने उसी हिसाब से उसको चेंज कर दिया, उसके डीएनए में छेड़खानी कर दी। अब आपको जो टमाटर मिलता है उसका छिलका मोटा होगा, वो 15 दिन भी खराब नहीं होगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले हम टमाटर 1-1 किलो खा जाते थे, एसिडिटी क्रिएट नहीं होती थी, लेकिन अभी आप खा के देखो क्या होगा। वो उसके डीएनए से जो छेड़खानी हुई है उसका एक नतीजा मैं आपको बताता हूं, और वो है एलर्जी। आज की डेट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को हल्दी से एलर्जी है। मतलब इतनी तरह की एलर्जी हो गई है, और उस एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो होता है जीएमओ सीड्स। हर चीज के डीएनए से छेड़खानी की गई है। अभी मैं एक नई न्यूज पढ़ रहा था कि चाइना, हालांकि ये अमेरिका ने शुरू किया था 2011 में एक्सपेरिमेंटल, और अभी चाइना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी के डीएनए से छेड़खानी करके ऐसे सोल्जर्स बनाए जाएं जिनको भूख ना लगती हो, जो हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके और लड़ सके, जिनमें इमोशंस ना हो। तो आप सोच के देखिएगा, अगर ऐसा आदमी बनाया जा सकता है तो पेड़ पौधे भी तो बनाए जा सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, अभी मैं एक और न्यूज पढ़ रहा था, एग्रीकल्चर की न्यूज थी, एक पेड़ के ऊपर 21 तरह के बेर, 21 वैरायटी के बेर एक ही पेड़ के ऊपर। वो क्या है, हमारी देसी भाषा में उसको बोलते हैं कलम चढ़ाना, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं हाइब्रिड है। बट सच्चाई ये है कि उसके डीएनए को मिक्स मैच किया गया है और एक ही पेड़ पे 21 अलग अलग वैरायटी के बेर उगा दिए गए हैं। आप सोचो, अगर जिस वैरायटी का वो पेड़ था, क्या वो ओरिजिनल वैरायटी का बेर उसके ऊपर है? नहीं है। तो जीएमओ सीड्स की वजह से लोगों को बहुत तकलीफें हैं। और ये आज की, पहले हमारे यहाँ घिया होती थी, घिया का साइज, अगर एक बेल में 10 घिया है, सबका साइज अलग अलग होता था। आप मार्केट में घिया लेने जाओ, सारे साइज अलग अलग होते थे। लेकिन अभी आप मार्केट जाओ घिया लेने के लिए, सबका साइज फिक्स है, चाहे तो वो इंच टेप से नाप के देख लो आप, सबका साइज सेम है। वो क्या है? वो जीएमओ की छेड़खानी। तो क्या घिया नहीं खाना चाहिए? खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक और बहुत बड़ा कारण है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर। अभी परसों भी एक न्यूज आ रही थी कि पंजाब से एक ट्रेन आती है जो राजस्थान में आती है, और मैं आपको बता देता हूँ वो बीकानेर में आती है, और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। और वो क्यों पड़ा? क्योंकि पंजाब एक ऐसा एरिया है जिसको लोग धनवानों का एरिया कहते थे, और वहां पर बहुत पहले से पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा होता है, खासतौर से कपास की खेती में और गेहूं की खेती में बहुत ज्यादा होता है, नरमा की जो खेती होती है। और चूंकि उसको गरीब किसान, गरीब मजदूर लोग करते हैं, जो पैसे वाले जिनके फार्म से, वो तो नहीं करते, और वो जितना उसको स्प्रे करते हैं उतने ही ज्यादा कैंसर की चपेट में आते हैं। ये सर्वविदित है, और वो स्पेशल ट्रेन आती है। लेकिन आज की डेट में आप सोच के देखो, बिना पेस्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर का कोई खाने का आइटम आपको मिलता है क्या? आप मार्केट से कुछ भी खरीद के लाओ। इसलिए मार्केट में एक नया शब्द आ गया है, ऑर्गेनिक। आज से 5-7 साल पहले एक शब्द था हर्बल। आप इन सारे शब्दों को समझिएगा, आज आप बहुत सारे शब्दों को समझेंगे तो हर्बल एक अलग चीज होती है। हर्बल का मतलब होता है पेड़ पौधे से, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान करता है। समझिएगा इस चीज को। बट आज जितनी भी चीजें आप खा रहे हो, आप सोचो कि कैसे बच सकते हो, क्योंकि जो उगा रहा है वो आपकी और हमारी सेहत के लिए नहीं उगाता, वो उगाता है अपने प्रॉफिट के लिए। आप सोचो कि पंजाब का किसान अपना गेहूं सरकार को बेच के और खुद एमपी का गेहूं इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। हरियाणा का किसान क्यों एमपी का गेहूं यूज करता है? क्योंकि एमपी के गेहूं में फर्टिलाइजर क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, कम डलता है। आज से 20 साल पहले गेहूं में पेस्टिसाइड नहीं डलता था। क्यों? अगर उसमें बथुआ होता था या कोई भी चीज होती थी, खरपतवार होती थी, तो उसको मजदूरी करके निकाला जाता था। बट आज उसके लिए भी क्या आ गए, पेस्टिसाइड हो गए। आप उसका स्प्रे करो, बथुआ खत्म और गेहूं बच जाएगा, तो असर तो गेहूं पे भी आएगा। तो पेस्टिसाइड ने आदमी की लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, या हम लोकल में चीजों को देखते हैं, लोग अपना 1-1.5 बीघा अलग से एक किला निकालते हैं जिसमें घर की फसल जो सिर्फ अपने परिवार के लिए होती है वो उगाते हैं। ये बात लोगों को भी समझ में आने लगी है। लेकिन सवाल ये, क्या सबके पास खेत है और क्या सब लोग उगा सकते हैं? नहीं। एक और बहुत बड़ा कारण है कुकिंग मीडियम, किस चीज में खाना पकता है। अभी मैं एक नया वो पढ़ रहा था, लेख था, क्योंकि मेरी आदत है कुछ पढ़ लेता हूं मैं।
एक बंदे ने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी का पर्पस क्या था कि जिन जिन जगहों पर कोई भी आइटम, जैसे आपने समोसा खाया, समोसा जिस तेल में पकता है, सिस्टम ये कहता है कि वो तेल एक ही बार यूज होना चाहिए, लेकिन समोसे वाला क्या करता है, उस तेल को जब तक यूज करता है जब तक कि वो चिकट ना हो जाए, ग्रीस ना बन जाए। तो उस आदमी ने एक स्टार्टअप शुरू किया कि जितने भी लोग इस तेल को ज्यादा यूज करते हैं, उस तेल को वो एक बार यूज किए हुए को खरीद ले और आगे उसका कोई दूसरा फर्दर यूज करे, उससे बायोडीजल बनता है। ठीक है, तो उसने बताया मैंने 4 साल तक सर्वे किया और जितने भी आप ऐसी चीजें खाते हो उसमें एक तेल को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यूज किया जाता है और तब तक यूज किया जाता है। और तेल की स्थिति क्या होती है, एक बार जब वो उबल जाता है उसके बाद उसका स्मोकिंग पॉइंट होता है। हर तेल का, हर चीज का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है जो लिक्विड होती है। जिसका स्मोकिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतनी ही खराब होती है, जिसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होगा वो अच्छी होती है। कुकिंग मीडियम में जो हम तेल यूज करते हैं, ज्यादातर लोग रिफाइंड यूज करते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो आपकी सेहत के लिए, आप ऐड पे मत जाइएगा। जो लोग ऐड करते हैं वो उसको खाते नहीं है, ये समझना इस बात को। वो एक फाल्स है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति दुनिया छोड़ गया, ऊपर पहुंचा और उसके जो कर्म थे वो अच्छे और बुरे बराबर थे। तो उसने यमराज के सामने हाजिर लगी उसकी, तो लोगों उससे पूछा गया भाई देखो आपके कर्म तो ऐसे हैं कि आपको नरक और स्वर्ग दोनों मिलेंगे, आप पहले किस में जाना चाहोगे? तो उसने कहा जी मैं दोनों को देखना चाहूंगा। तो उसको ले जाया गया, उसको नरक दिखाया गया जहां पे लोग एंजॉय कर रहे थे, डीजे बज रहा था, डांस मस्ती सब कुछ हो रहा था। तो वो थोड़ा आदमी उस तरह का, तो बोला स्वर्ग का क्या देखना, यही बहुत बढ़िया है। तो बोला मुझे तो नरक में भेज दो। उसको धक्का दे दिया नरक में। अंदर गया तो माहौल कुछ और ही था। वो घबरा गया उस माहौल को देख के, फटाक से बाहर आया, बोला भाई साहब एक बार दोबारा यमराज से मिलवाओ। बोले ऐसा होता नहीं है, बट चलो कहते हो तो मिलवा देते हैं। तो यमराज के सामने पेशी हुई। बोले बताओ भाई क्या बात है? बोले महाराज दिखाया कुछ और, अंदर कुछ और। बोला वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है नरक का, अगर हम ये दिखाएंगे नहीं तो जाएगा कौन? तो ऐसी स्थिति होती है, लोगों के भुलावे में ना रहे। रिफाइंड जैसी चीज खाने के लिए नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक। क्या खाएं? अगर आपके पास गाय का देसी घी है तो उसको खाएं। सब्जी आप बनाते हो, तड़का लगाने की आदत को छोड़ दें, छोड़ दें। बिना तड़के का आइटम खाओ, जितना घी तेल उसमें कम डालोगे उतना अच्छा है। ठीक है, आप उसके ऊपर से कच्चा डाल के खा लो, वो अच्छा है। हम जब पहली बार यूरोप गए तो हम पेरिस में वहां थे, फ्रांस में। वहां पर सड़क के ऊपर अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के कच्चा खाते थे। हम उनको देखते हैं यार कच्चा तेल कैसे खाते हैं। बाद में जब स्टडीज की पता चला कच्चा ही खाने के लिए होता है। अगर आपने उसमें तड़का मार दिया है तो वो आपकी बॉडी में नुकसान कर सकता है, फ्री रेडिकल्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो कुकिंग मीडियम का आप ध्यान दें। अगर गाय का घी है तो बेस्ट है, पर वो देसी गाय होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। हॉलिस्टन, जर्सी, अमेरिकन, फलाना ढिगड़ा नहीं, देसी गाय, राठी गाय हो तो बेस्ट है। उसके बाद नहीं है तो भैंस का घी भी चलेगा, बट सवाल ये भैंस का घी भी अगर आप शुद्ध लें तो 900 रुपए किलो से कम नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप ओलिव ऑयल अच्छी क्वालिटी का यूज करें, ये बेहतर है। सरसों का तेल अगर आपको शुद्ध मिल जाता है तो वो अच्छा है। बट लोग बोलते हैं सरसों के तेल में मुझे स्मेल आती है। भाई साहब स्वाद और सेहत 180 डिग्री पे चलते हैं। प्लीज रिमूव योर टेस्ट, वो टेस्ट डेवलप करो जिससे सेहत अच्छी रहती है। एक और बहुत बड़ा कारण है वो बर्तन जिनमें खाना पकता है। आज से अगर 30 साल पहले जाएंगे तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आजकल यूरिक एसिड बहुत कॉमन हो गया है। कभी जानने की कोशिश की आपने कि ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत सारी चीजों को समझा, अटेंड किया, देखा, क्योंकि एक बार बीच में मैंने भी वो उस चीज से रूबरू हुआ, तो मैंने उसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों होता है। पहले गांव में दाल बनती थी और मिट्टी का बर्तन होता, और उसके ऊपर जो हमारी दादी जी थी जब दाल बनती थी तो वो एक लकड़ी का, वो क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो लेके बैठ जाती थी। मतलब उसको चलाने के लिए भी लकड़ी का होता। दाल में जब झाग आते थे तो उन झागों को वो बाहर निकालती रहती। हमें समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, पर वो निकालती रहती। बाद में आया प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में क्या हुआ, उसका झाग भी उसके अंदर है। उस हांडी में जो दाल बनती थी ना वो पकती थी, लेकिन आज प्रेशर कुकर में पकती नहीं है। टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होता है, उसका टेक्सचर खत्म हो जाता है, और जो उसका झाग है, जो प्यूरिन बनता है, वो उसके अंदर ही समा जाता है। इसलिए आप देखिएगा बड़े बुजुर्गों को जब आप प्रेशर कुकर की दाल खिलाते हो तो बोलते हैं जी गैस्ट्रिक क्रिएट करो।
उनको जब हम गैस की रोटी खिलाते थे बड़े बूढ़ों को, तो बोलते हैं जी तुम्हारी रोटी खाने से गैस्ट्रिक हो जाती है, चूल्हे की रोटी खाने से नहीं होती। आप गैस पे रोटी को पकाओ, वो उतनी अच्छी पकती ही नहीं है जैसी चूल्हे में पकती। आज भी जिन लोगों ने कभी चूल्हे की रोटी खाई है, उनकी इच्छा होती है कि मौका मिल जाए तो चूल्हे की रोटी खाई। बट अब सवाल ये कि अगर दिल्ली में कोई आदमी रहता, चूल्हा कहां से जलाएगा? ठीक है ना, पोल्यूशन वाले पकड़ लेंगे अगर आप आग लगाएंगे तो बहुत सारे रीजंस हैं। यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बर्तन हुआ करते थे, अभी वो बात नहीं है। पहले मिट्टी भी अच्छी होती थी क्योंकि खेतों में पेस्टिसाइड नहीं डलता। बर्तन कहां से बनते हैं? जोहड़ की मिट्टी से, और जोहड़ में पहले केमिकल्स नहीं जाते थे। आज आपके घर में जितनी सफाई होती है, वो सारी सफाई में जितने केमिकल आप यूज करते हो, चाहे आप हार्पिक यूज करो अदर देन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप है तो, चाहे आप उसमें कुछ भी यूज करते हो, एसिड यूज करते हो, वो सारा का सारा जोहड़ में जाता है। और उसी पानी की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से फिर आपके मटके घड़े बनते हैं। और वो जो बनते हैं तो आप सोच के देखो, आज घड़े के पानी में वो टेस्ट नहीं है जो कभी हुआ करता। चीजें बदल रही है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप और हम ही हैं, सारे के सारे लोग। हमें ये बात समझना है। मैं रोहतक में रहता हूँ, यहाँ पर सारा जो वेस्ट है वो ड्रेन नंबर 8 में जाता है, और ये आगे जाके दिल्ली में जाता है। जितनी सब्जियां उग रही है वो सारी उसी के नाले उसी नाले और उस पानी से बन रही है। अभी सर्दियों में जब वहां पंप चलते हैं तो 15-15 फीट के झाग के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। आप सोच के देखो आपकी सब्जियां कहाँ उगती है और वो पानी कहाँ से आता है। आदमी बड़ा चौड़ा होता है जी, मेरे घर का पानी कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, पर आपके घर का जो कचरा है वो घूम फिर के आता वापस हमारे पास ही है। ये सृष्टि का नियम है। तो मैं बात कर रहा था बर्तनों की। बर्तन मिट्टी के अच्छे थे, लेकिन वो मिट्टी वैसी नहीं रही। बेस्ट बर्तन जो है, अभी मैं एक लेख पढ़ा था उसमें था, सोने के बर्तन जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। आप सोने के बर्तनों में खाना खाओ, सोने के बर्तनों में खाना बनाओ। और आपने देखा भी होगा, राजा महाराजा जो है सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, उसकी तासीर गर्म होती है, ताकत आती है। सोना अगर अफोर्डेबल नहीं है तो चांदी के बर्तनों में खाओ, चांदी के बर्तनों की तासीर ठंडी होती है। अगर वो भी नहीं है तो फिर लोहे पे आ जाओ। लोहा इज गुड, बट लोहे में कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ ऐसी चीजें होती है अगर उसमें आप बनाओगे और छोड़ दिया तो वो खराब हो जाती है। तो बेस्ट बर्तन जो माना गया वो आज की डेट में वो है, बीच में एल्युमिनियम आया, जो सबसे खतरनाक है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि वो कच्ची धातु है। आप देखिएगा प्रेशर कुकर का जो पैंदा होता है ना, वो 2-4-5 साल में नीचे की ओर दब जाता है। क्यों? वो कच्ची धातु। जिस समय आया था उसका वेट अलग था, और अगर आप 5 साल यूज कर लेते तो उसका वेट घट जाता है, वो खाने में मिक्स होता है। तो एल्युमिनियम क्या है, लोगों ने शोशोबाजी के चक्कर में एल्युमिनियम खरीद लिए, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक। तो आपको कैसा बर्तन चाहिए? बर्तन ऐसा हो जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? प्योर स्टेनलेस स्टील के सर्जिकल ग्रेड के बर्तन आते हैं, जिसमें आप लेस ऑयल और विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। जिसने आज आपको बुलाया है आप उनसे बात करिएगा। ये टॉपिक आज का नहीं है, बट वो बर्तन हमारे पास आते हैं जिसमें आप वो खाना बनाएंगे तो खाने की न्यूट्रिशंस वैल्यू भी रहेगी, और उस खाने में किसी भी तरह का कोई दूसरा मेटल मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई खाने की, फूड चॉइसेस की। कितने सारे पंगे हैं हमारे खाने में। अब सवाल ये है इनको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो आपको मैंने बता दिया है। समस्याएं क्या है, समाधान निकालना आपके हाथ में है। सारी चीजों का समाधान आप नहीं निकाल पाएंगे, तो उनका अल्टीमेट समाधान मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल की स्थिति इससे भी खराब है। बचपन में जो बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे आखिरी काम क्या करता है? सुबह तैयार होने के बाद सबसे लास्ट काम होता है ब्रेकफास्ट। यही तो होता है। और तब से ही उसको एक गंदी आदत पड़ जाती है। वो आदत क्या होती है? चलते चलते खाएगा। मैंने अभी एक दिन बड़ा जोरदार किस्सा देखा। एक मम्मी बच्चे को गोद में उठा रखा है, पराठा हाथ में है, स्कूल की वेन हॉर्न बजा रही है, और लाके लास्ट में बिठा के पराठा उसके मुंह में डाल के बाय। ऐसी स्थिति होती है। ईट ऑन रन। खाना जो है भगवान का एक प्लेजर है। लोग बोलते हैं किसके लिए कमाते हो? बोले खाने के लिए। गलत। सिर्फ दिखाने के लिए कमाता है। खाने की तो फुर्सत ही नहीं है उसको। आप सोचो तो सही, एक ग्रास को कम से कम 32 से 35 बार चबाना चाहिए। एक कहावत है, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। और पानी हम कैसे पीते हैं? बोतल उठाई और ऊंट जैसे गड़गड़ गड़गड़ गड़ करता है ना, ऐसे पीते हैं। आपको पता है आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। आप अगर खड़े होके पानी पीते हो और सीधा पानी पीते हो, नुकसान करेगा। आपके घुटनों में नुकसान होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, गैस्ट्रिक क्रिएट करना शुरू कर दे। पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पिए। पहले वाले लोग
कभी पुरानी चीजों को, ट्रेडिशन को समझिएगा, वो ओक लगा के पानी पीते थे। रीजन क्या होता था? हाथ का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर, पानी गर्म हो या ठंडा हो, पहले हाथ पे गिरेगा तो उसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कई लोग तो आपको अभी भी आएंगे, ऐसी सर्दी में भी आदमी आके बैठेगा, नहीं पानी तो बिल्कुल चिल्ड चाहिए फ्रिज का, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिएगा वो आदमी ठीक नहीं है, वो बीमार है, समझिएगा। तो आदमी को सिस्टम को समझना चाहिए। आज भी आप आरओ का पानी पियो, हवाई जहाज का पानी पियो, बट बेस्ट पानी जो होता है, अगर अच्छा मटका आपको मिल जाए तो मटके में डाल के पानी को पीजिए। क्यों? मटका पानी के पीएच को बैलेंस करता है। मैं वापस आता हूं ईट ऑन रन के ऊपर। तो स्थिति क्या है? भागते भागते आदमी खाता है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको आदत पड़ी हुई है, फिर वो नौकरी पे जाता है, और आखिरी काम क्या होता है जाने से पहले? सुबह नहाए, उठेगा लेट, अखबार आराम से पढ़ेगा, लेकिन लास्ट काम होता है खाने का, और उसको फिर वो फटाफट करेगा। और आपने एक सेंटेंस और भी सुना होगा, महिलाएं भी घर में इस यूज करती है, आप खाना खा लो ना ताकि मेरा काम निपट जाए। तो खाना क्या हो गया? एक काम हो गया। इसीलिए कहावत भी है, मम्मी के हाथ की रोटी में जो पोषकता है वो बीवी के हाथ में नहीं है, और बीवी के हाथ के में है वो काम वाले के हाथ में कतई नहीं है। समझो, किस इंटेंशन के साथ खाना बनाया गया है और खिलाया गया है, उसका बड़ा महत्व है। सेम आटे की चपाती जब मम्मी बनाती है, धर्मपत्नी बनाती है, और जब काम वाली बनाती है, टेस्ट में अंतर आता है। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको नसीब है कि उनकी मम्मी उनको खाना खिलाती है, समझे ना समझे बात अलग। ईट ऑन रन पे मैं एक और छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। हमें ज्यादा चबाने से फायदा क्या होता है? हमारे मुंह में बहुत सारी लार बनती है, और वो लार जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। जितने लोग खाने को बिना चबाए खाते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी ही आएगी, समझिएगा इसको। तो खाना क्या हुआ? एक प्लेजर हुआ, आपको आराम से बैठ के 40 मिनट खाने के लिए चाहिए, और आदमी मैक्सिमम लोग 5 से 7 मिनट में खाना निपटा देते हैं। ये स्थिति होती है। एक और बहुत बड़ा कारण है मील स्किप करना। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आप देखिएगा, एक वीक को भी एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा कोई ना कोई ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से आपने स्किप किया है, बाय चांस और बाय मजबूरी। ऐसी स्थिति होती है। कुछ लोग तो सुबह खाते हैं और फिर उसके बाद शाम को ही खाते हैं, और शाम को खाते हैं, भूख लगी होती है, दबा के खाते हैं और सो जाते हैं, और फिर जो टमी जो है ना, ये बड़ा सारा हो जाता है। जो खा के सोएंगे तो बढ़ ही जाएगा ना ये। एक और बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। इतना बड़ा कारण है कि बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है ना, उसके बाद मरने तक वो कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाता। एक ऐसा कारण जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन। आप सोचो ना, लोग बोलते हैं मेरे पिताजी ऐसे, दादाजी ऐसे, फलाने ऐसे। अरे भाई साहब, वो जिस जमाने में जी गए ना, आप और हम जिस जमाने में जी रहे हैं बहुत फर्क है। उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई पूछता भी नहीं था, और हर आज की डेट में आप लैपटॉप खोलो तो सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखता है, अखबार में रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। कल दिल्ली में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 आ रहा था कहीं किसी जगह। तो सोचो, ये स्थिति है क्योंकि फोग बढ़ गया है। अब जितना धुआं पोल्यूशन आएगा वो फोग से ऊपर नहीं उठता, और क्वालिटी जो है वो एयर की खराब होती जाएगी। पोल्यूशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ एंड डिजीज, और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे एयर प्यूरिफायर्स आते हैं। जैसे आप घर में एसी लगाते हो, वो आपकी लाइफ को 2-4-5 साल कम ही करते हैं। अगर आप प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो आप अपनी लाइफ को 2-4-5 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनके लिए तो वरदान है जो हमारे एयर प्यूरिफायर्स आते हैं। उनकी डिटेल किसी और सेशन में जानेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है लेक ऑफ एक्सरसाइज। आदमी को बोलो ना कि जी एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि हेल्थ के 4 पिलर में एक्सरसाइज एक पिलर है, और सुबह 30 मिनट की एक्सरसाइज, 30 से 45 मिनट की मोर देन एनफ होती है, अगर वीक में 5 दिन भी आप कर लेते हो। लेकिन आदमी से जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, बोलता है टाइम ही नहीं है। किस चीज के लिए? एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे जगह नहीं है, और कल डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगर कल से एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मरेगा। टाइम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, सब मिल जाएगा ना, और साथ भी मिल जाएगा, और साथ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मरने वाले आदमी को साथ की जरूरत थोड़ी होती है। तो तब जगह भी मिल जाएगी। तो ह्यूमन नेचर है कि वो जब तक नहीं घूमता जब तक उसके पास कुछ ना कुछ आफत ना पड़ जाए। आप देखो ना, सिर्फ 4% लोग हैं, सिर्फ 4% लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। और जब लोग मॉर्निंग वॉक पे नया नया आदमी ऐड होता है ना, तो लोग उसको पूछते हैं भाई बीपी शुगर ठीक है तेरा? अरे लोगों को अंदर से आवाज आती है कि जिसका बीपी शुगर गड़बड़ है ना, वही मॉर्निंग वॉक पे आता है। ऐसी स्थिति होती है।
लेक ऑफ एक्सरसाइज, तो इसको हमें समझना है। और उसके बाद करें, नींद की जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब है। नई जनरेशन का तो हाल ही खराब है। उल्लू होता था ना पहले, उल्लू रात को जागता था, दिन को सोता था, ऐसा होता है। हमारे जमाने में उल्लू रात को जागता था, इंसान जो है रात को सो जाता था। लेकिन अभी नई जनरेशन का क्या करें। एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा बेसिक कॉन्फ्रेंस मैंने कभी अटेंड किया था बहुत पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि रात को 10 बजे आदमी को सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे तक सोना चाहिए। ये 6 घंटे हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, रिज्यूमिनेट करता है। लेकिन उसका क्या करे जो सुबह सोता ही 4 बजे, उसने मौका ही नहीं दिया अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। जब तक वो 20, 22, 25 साल का है तो झटका झेल रहा है, लेकिन जब वो झटका खाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली। तो अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो 10 बजे लास्ट 11 बजे सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखें। हम अगर सोने के टाइम पे सोएंगे और जागने के टाइम पर जाग के काम करेंगे तो बेहतर होता है। एक और बड़ा कारण है ज्यादा मात्रा में कैफीन का इंटेक करना। चाय हमारे कल्चर में आ गई है। आप किसी के घर जाओ, बिना पूछे चाय बन जाएगी, चाय तो आ ही जाएगी ना। बस आजकल तो एक क्वेश्चन इसलिए पूछना पड़ता है कि फीकी बनानी है कि मीठी बनानी, नहीं तो आपसे 5-7 साल पहले तो ये भी नहीं पूछते थे, सीधा चाय ही आती थी, ये हाल था। बट अभी चाय आदमी कितनी पीता है, बोला बस मैं 2, 3, 4, फिर काउंट करता है वो, नहीं नहीं 4, 5, 6। आप सोच के देखिए, लिमिटेड कैफीन इज गुड अगर आपका बीपी लो रहता है तो। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो चाय और कैफीन आपके लिए जहर का काम। प्लीज अवॉइड इट। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो एक कॉफी पीता हूं सीसीडी की। एक कॉफी सीसीडी की में 100 से 150 मिलीग्राम कैफीन हो जाती है, सोचो। कई लोग बोलते हैं मैं तो बहुत हार्ड कॉफी पीता हूं। सॉफ्ट पी लो भाई, ग्रीन टी पी लो। एक और बहुत बड़ा कारण है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। आप सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे पता है ड्रिंकिंग भी नहीं करते, स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो पैसिव स्मोकिंग जो है वो हमें और ज्यादा नुकसान करती है। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखनी जरूरी है। एक और बहुत बड़ा कारण है मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब क्या है, दर्द हुआ गोली खा ली, फिर दर्द हुआ फिर एक गोली खा ली, बिना डॉक्टर की सलाह के गोली खा ली, पेन किलर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। एक चीज समझिएगा, दर्द और फीवर ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो सिम्टम्स है बीमारी के। उस बीमारी को फाइंड आउट करो कि ये क्यों है, और जिस चीज के लिए आपको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से, उससे तो लेते नहीं है। और जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट की तो लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। अभी यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो उनकी सलाह भी आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारी आज की लाइफस्टाइल है और ये हमारी फूड चॉइस है, और इन सारे झमेलों की वजह से हमारी बॉडी में क्या बनता है, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और हेल्थ क्या है, कई लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको कि भगवान ने चोंच दी है चुगा भी देगा, भगवान ने जो कष्ट लिखे हैं वो देगा। अरे कुहाड़ी से कपड़ा धोए और मालिक खैर करे, मालिक क्या करेगा उसमें। ठीक है ना। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सेहत जो है वो कमाई जाती है, सेहत जो है अर्न की जाती है, और इसके 4 स्टेप्स हैं। कैसे अर्न की जाती है उसको देख लेते हैं। 4 पिलर मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज मस्ट है, नो कंप्रोमाइज। एक अच्छा एटीट्यूड। आपने कभी सोचा है जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स बनाती है और वो आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हो तो भी बॉडी कुछ हार्मोन बनाती है और वो आपको ये कहती है सो जाओ, नींद लेके आती है, डिप्रेशन लेके आती है। तो एक अच्छा एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, अगर आप टीवी मीडिया से दूर रहेंगे और आप ये न्यूज समझ से जाएंगे कौन सी सुननी है और कौन सी नहीं सुननी। प्रॉपर रेस्ट, अगर 10 से 4 की नींद आप ले रहे हो, 6 से 7 घंटे की साउंड स्लिप। साउंड स्लिप का मतलब क्या होता है, साउंड स्लिप का कुछ लोग मतलब लगाते हैं कि साउंड होते ही आवाज आंख खुल जाए, नहीं। साउंड स्लिप का मतलब होता है कि बगल में ढोल बजते हो तो भी आपकी आंख ना खुले, और बिस्तर पे लेटने के बाद 2 से 3 मिनट में आपको नींद आ जाए। कई लोग तो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। टेक केयर, प्रॉपर रेस्ट, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गुड न्यूट्रिशनल डाइट, जिसके बारे में मैंने इतनी बात की है। और एक लाइन में यहां पर जरूर आपको कहना चाहूंगा, all food contains nutrients but all nutrients are not present in one food group। आप जो भी खाना खाते हो उस खाने में कोई ना कोई न्यूट्रिशंस जरूर है, लेकिन उस खाने में वो सभी न्यूट्रिशंस नहीं है जो हमारी बॉडी की क्या है रिक्वायरमेंट। और जब हम इन फूड ग्रुप्स को देखते हैं, उन सारी चीजों को समझते हैं,
क्यों हमें सप्लीमेंट की जरूरत है उसको समझते हैं। तो समझिएगा, हर जो खाना आज खाते हो, जो भी बाइट आप खाते हो, वो ये डिसाइड करता है कि हमारा कल कैसा हो। आज जो हम हैं वो है जो हम कल खाते थे, और कल जो हम होंगे वो होंगे जो हम आज खाते। दादाजी 80 के हो गए, वो कुछ और खाते थे। उनकी भैंस दूध देती थी, और भैंस चारा खेत का खाती थी। हमारी भैंस दूध नहीं देती, हम सरस का दूध पीते हैं या वीटा का दूध पीते हैं। समझ में आती है बात? तो इस बात को समझिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ जो है वो डेली कंसर्न है। एक बार खराब हो गई तो उस लेवल पे नहीं आएगी। मेरे एक वेटनरी डॉक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो एक बात बोलते हैं, बोला हमारी जिम्मेदारी आदमियों के डॉक्टर से ज्यादा है। मैं कि कैसे? बोला भैंस है, बीमार हो गई, अब आप ये कहोगे जी भैंस को बचा लो, कोई नहीं कहता। वो ये कहता है दूध की भैंस है तो बचनी भी चाहिए और दूध भी देनी चाहिए। आदमी बीमार हो जाए तो आदमी क्या, लोग क्या कहते हैं, भाई ये वर्किंग रहे ना रहे, बैठा तो रहे कम से कम। तो बोला वहां तो ह्यूमन लाइफ बचानी है, हमें तो लाइफ भी बचानी है और प्रोडक्टिविटी भी बनानी है। समझिएगा इस बात को, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं हेल्थ डेली कंसर्न। आप गाड़ी चलाते हो, एक बार अगर कोई गाड़ी जंग से ठुक जाए, उसको आप कितना ही अच्छा रिपेयर करा लो, लेकिन ओरिजिनल जैसा मजा नहीं आता। आपको हार्ट ब्लॉक हो गए, छल्ले डल गए, जिंदगी तो बच गई, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गई? खत्म हो गई। रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। आपको डायबिटीज हो गया तो रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। यही समझने की बात है। तो हेल्थ को आज समझना है, कल नहीं, आज। सप्लीमेंट क्या करते हैं? आपकी बॉडी को वेलबींग करते हैं, न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करते हैं, जो आपकी बॉडी में गैप बन जाते हैं, और वही गैप जब बढ़ते हुए चले जाते हैं तो आगे जाके बीमारियों में कन्वर्ट हो। और आज की डेट में आप देखिएगा ट्रीटमेंट कितने महंगे हैं। हमारे एक मित्र ने 40s में बोले आप घुस के निकलोगे तो 10,000 चाहिए, अगर रुक गए एक दिन तो 50,000 चाहिए, 2 दिन रुक गए तो 1,00,000-2,00,000 रुपए चाहिए। सोच के देखो तो मेडिकल कितना महंगा हो गया है। इतनी महंगी बीमारियों से, जो महंगे हेल्थ इश्यू है, उनसे आपको बचा सकता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो है, और आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकता है। पिछले 3 सालों ने बता दिया है कि हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप बहुत कुछ पाएंगे, और नहीं तो बहुत दिक्कत है। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, ये कारण है जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब बात आती है कि सप्लीमेंट की जब बात आ गई तो वाई न्यूट्रलाइट। मैंने पहले बात की थी, एक होता है सप्लीमेंट, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है हर्बल, और एक होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइट दुनिया का एक ऐसा ब्रांड है जो जमीन से लेकर, बीज से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का जो इनका प्रोसेस है वो इनका खुद का है। समझ रहे हैं बात को? खुद का प्रोसेस, इसलिए ये क्वालिटी की क्या देते हैं, आपको गारंटी देते हैं। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोयल मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा, पहले खेत को खाली छोड़ते थे, उसको भदवाड़ बोलते थे, और उसके बाद फसल बदल बदल के बोई जाती थी। भदवाड़ क्यों? ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बन जाए। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी लगातार फसल बोई जाती है, और उसको फसल को लेने के लिए जमीन कमजोर पड़ती है, इसलिए उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और यूरिया और डीएपी डाला जाता है। लेकिन न्यूट्रलाइट की जो फार्म हाउसेज है, 6,800 एकड़ के अपने फार्म हाउसेज हैं, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये सोयल मैनेजमेंट का वही पुराना तरीका यूज करते हैं, खेत को खाली छोड़ना, ग्रीन क्रॉप्स को उगाना, उनके बीच में काट के छोड़ देना। क्रॉप मैनेजमेंट उसी तरीके से करते हैं, और पेस्ट मैनेजमेंट में इनका एक ही फंडा है, अच्छे कीड़े खराब कीड़ों को खा जाते हैं। जब से हमने स्प्रे करना शुरू किया है, जो अच्छे कीड़े हैं वो पहले मर जाते हैं, और खराब कीड़े क्या है, दो भले लोग, एक अगर मार्केट में लड़ाई हो जाए, एक भला आदमी एक बदमाश आदमी है, बदमाश आदमी को क्या फर्क पड़ता है, पहले भी जेल काट के आया है, दोबारा काट के आ जाएगा। भले आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। तो जब खेत में स्प्रे होता है तो खराब कीड़ा मरे ना मरे, पर अच्छा पहले मर जाता है। पर न्यूट्रलाइट क्या करते हैं, ये उन कीड़ों को बड़ी तादाद में पालते हैं, और कभी भी पूरी फसल को काटा नहीं जाता, बीच बीच में फसल के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाता है, ताकि अच्छे कीड़े सर्वाइव कर सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, यूएनओ की तरफ से 100% इनके पास सर्टिफिकेशन है ऑर्गेनिक का। इरिगेशन की बात करें तो ग्राउंड वाटर यूज नहीं करते, ग्लेशियर वाटर यूज करते हैं। और मजेदार बात क्या है, नो फ्लाइंग जोन है, वहां से ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं निकलते। वहां पर जो खेती करते हैं वो किसान नहीं होते, साइंटिस्ट होते हैं। और जब कोई भी फसल पक के तैयार हो जाती है
तो उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, और डिहाइड्रेट लो टेम्परेचर पर किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे, हवा हवा हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में लोग जीएमपी यूज करते हैं। जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मा के लिए जरूरी है बट हेल्थ सप्लीमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बट ये अपनी मर्जी से करते हैं। इसीलिए एक बात बोलते हैं, क्वालिटी जो हम बनाते हैं दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी। और पिछले 1934 से लेकर पिछले 84, 85, 86 साल जो हो गए, पूरी दुनिया में नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट। ये था इसका बैकग्राउंड। अब बात करते हैं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 2 तरह के फूड ग्रुप्स होते हैं, एक मैक्रो, एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर। और माइक्रो में जब हम बात करते हैं तो विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स की कमी से आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन मिनरल्स की कमी से आप मर भी सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करूं तो हमारे पास इस समय लगभग 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है न्यूट्राइट। क्या ये सारे के सारे आपके लिए हैं? नहीं, आपकी अपने घर की जरूरत हो सकती है। समझिएगा, मैं कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारे पास फाउंडेशन के प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल के प्रोडक्ट हैं, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट हैं। एजिंग इज द प्रोसेस बट हेल्दी एजिंग इज द चॉइस, ठीक है ना। वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट्स, किड्स हेल्थ के प्रोडक्ट और हर्बल्स के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। जिसमें से अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, किसी भी चीज की नींव। हमारी बॉडी बनी है सिस्टम से, सिस्टम बने ऑर्गन से, ऑर्गन बने टिश्यू से, और टिश्यू बने सेल से। कोशिकाओं के निर्माण में जो चीजें चाहिए वो हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट कहलाते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये पहला फाउंडेशन का हमारा प्रोडक्ट है। बात करें प्रोटीन की कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या क्या करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में 4 काम करता है। पहली चीज ग्रोथ और मेंटेनेंस। ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। एनर्जी और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है ना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रोटीन बढ़ाता है, क्योंकि हेल्दी कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रोटीन कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? अगर हम बात करें एवरेज, अगर हम बात करें तो बॉडी वेट का 20% जो है वो प्रोटीन होता है। अगर आपका वजन 80 किलो है तो 16 किलो प्योर प्रोटीन। अब बात आती है कितना खाना चाहिए। अगर आप एक एडल्ट पर्सन है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट का मतलब क्या है? अगर आपका वजन, मान लो आपकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन होना चाहिए 80 किलो, लेकिन आपका वजन है 100 किलो, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, पर डे। बट ये पर डे चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने 200 ग्राम खा लिया तो कल मैं 50 ग्राम खा लूं। ये पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, रोज खाना हो। प्रोटीन के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर ग्रोइंग चिल्ड्रंस है तो 1.5 ग्राम, ठीक है ना। और अगर महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी एक आम आदमी से ज्यादा होती है, तो 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है। बट प्रोटीन को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रोटीन जो बना होता है वो 22 एमिनो एसिड से बनता है, 13 नॉन एसेंशियल जो हमें हर तरह के खाने से भी मिल जाता है और हमारी बॉडी भी जनरेट करती है, बट 9 एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझिएगा। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से AEIOU ये 5 वोवल्स होते हैं। आप कुछ भी ऐसा शब्द बोल के देखो जो इन 5 के बिना बनता हो, जिसको जो आपको अच्छा लगता हो। GOD गॉड, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, और जो जिंदगी में आप चाहते हो, मनी, कार, फॉरेन ट्रिप, टाइम फ्रीडम, व्हाटएवर, जो भी चाहते हो बोल के देखो, और उसमें से AEIOU को हटा दो, और उसके बाद ये बताओ उस शब्द का मीनिंग क्या है? जीरो, कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर प्रोटीन की हम बात करें तो हमारी बॉडी में 13 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल मिला के लाखों तरह के प्रोटीन बनाते, और हर प्रोटीन का हमारी बॉडी में एक अलग काम होता है। हर प्रोटीन का अलग काम होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हम अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन हमारा HB कम है और किसी आदमी को ये बोला जाए कि आप आयरन फोलिक खा लो या बहुत सारा आयरन खा लो तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो वो झूठ होगा। क्यों? हीमोग्लोबिन, उसमें 2 पार्ट है, हीम प्लस ग्लोबिन, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगर ग्लोबिन नाम का प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं है तो कितना भी आयरन खा लो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही बोन्स का अलग प्रोटीन होता है,
ऐसे ही अलग अलग तरह के लाखों तरह के प्रोटीन जो बनते हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास 9 एसेंशियल का होना जरूरी है। और परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी एक सिंगल सोर्स नहीं बनाया जिसमें वो 9 एसेंशियल मौजूद है। वो सारे के सारे 9 एसेंशियल एक ही कंडीशन में आपको मिलते हैं, मदर मिल्क में, और वो भी तब जब उस माँ ने वो 9 एसेंशियल खाए हों। समझिएगा इस बात को। तो 9 एसेंशियल्स को अलग अलग जगह से लेना होता है। लोग बोलते हैं जी मैं तो बहुत दाल खाता हूँ। ज्यादा दाल खाओगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और दाल में भी जो प्रोटीन होता है क्वालिटी अच्छी होती है, बट उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसकी क्वांटिटी जो होती है वो 4 ग्राम से 19 ग्राम होती है। हर दाल में अलग अलग होती है। कहा जाता है कि दालें मिक्स करके खानी चाहिए। उसका पर्पज भी यही होता है कि अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स अलग अलग तरह की दाल में पाए जाते हैं, तो सारे एक में नहीं मिलते हैं। एक एवरेज अगर वेजिटेरियन आदमी की बात करूं तो मुश्किल से वो आदमी पूरे दिन में 25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खा पाता है। उसको 25 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से खाता है। नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो वो 35 ग्राम 40 ग्राम टच कर लेता है। खाना है आपको 70 ग्राम और खा रहे हैं 25 ग्राम, तो ये जो गैप है ना, ये एक ना एक दिन आपको बीमारी जनरेट करेगा। आप देखिएगा एक उम्र के बाद अचानक से ढलान आता है और आदमी बुढ़ा हो जाता है। 2 साल बाद आप किसी से मिले, आफ्टर 40 लोगों की स्थिति ऐसी होती है, और वो अचानक से आपको लगे बहुत बुजुर्ग कैसे हो गया। वो ढलान पे आ गई उसकी गाड़ी, और वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनको झलकने लगी। इसको पूरा करने का तरीका क्या है? पहली चीज, आप अपने खाने की डाइट को 3 गुना कर दो, तो हो सकता है आपका वेट 6 गुना हो जाए। तो वो स्मार्ट तरीका नहीं है। इसका बेस्ट स्मार्ट तरीका जो है वो हमारे पास है, उसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन। इसकी खास बात क्या है? 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है, शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। और इसमें सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है? उससे भी इंपॉर्टेंट बात है इसका पीडीकास। पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टो एमिनो एसिड स्कोर, वो है 1। WHO का पैरामीटर है, और इसका मतलब ये है कि जिसका 1 होता है वो 100% डाइजेस्टेबल होता है। ये 98% डाइजेस्टेबल है। एक और मजेदार बात है, न्यूट्रीलाइट के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता है। नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव। तो ये इतना स्मार्ट चॉइस है। कितना लेना चाहिए? डिपेंड ऑन योर एज, डिपेंड ऑन योर वेट। बट एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपका अपना जो केस है, उस आदमी से जिससे आपके साथ आज मीटिंग में बुलाया है, उसके साथ बैठ के आप डिस्कस करिएगा कि क्वांटिटी कितनी लेनी है और कब लेनी है। मैं बता देता हूं, 2 लोगों को नहीं लेना है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनको टेम्परेली नहीं लेना चाहिए, और जिनका किडनी फेलियर है उनको नहीं लेना चाहिए। बाकी हर आदमी के लिए न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर है, उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। 1 से 3 चम्मच आप रोजाना ले सकते हो। चाय और पानी को छोड़ के किसी भी चीज के साथ मिक्स करके लिया जा सकता है। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका मैं आपको एक रिजल्ट भी बता देता हूँ। जितने भी लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिनके बच्चों ने लगातार प्रोटीन पाउडर और किड्स ड्रिंक्स पिया है, उन सबके बच्चों की हाइट अपने पेरेंट्स की हाइट से ज्यादा है। आप किसी को भी उठा के देखिएगा, फीमेल है तो फीमेल से ज्यादा है, और मेल है तो मेल से ज्यादा। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है प्रोटीन पाउडर। और दूसरा जो हमारा खास प्रोडक्ट आता है उसका नाम है न्यूट्रीलाइट डेली। एक एज पर ऑफ RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, एज पर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, मेडिकल बॉडी के हिसाब से एक आदमी को जितना रोजाना मल्टीविटामिन और मिनरल्स की जो जरूरत होती है, वो इसकी एक टैबलेट के अंदर होती है। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स बैलेंस फॉर्म में विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक टैबलेट के अंदर होती है। लोग बोलते हैं विटामिन की कमी से आदमी बीमार हो सकता है और मिनरल्स की कमी से आदमी मर भी सकता है। रीजन क्या है? विटामिन क्या करते हैं? जो खाना आप खाते हो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, उसके लिए आपको विटामिन की जरूरत है। वो सारे विटामिन जो वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी के 7 एसेंशियल विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उनको बनाने में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। और आजकल आपको हार्मोन डिसबैलेंस के केस बहुत ज्यादा मिलते हैं। जिसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं वो आदमी भी ऊपर नीचे होने लगता है, और महिलाओं के साथ तो बहुत ज्यादा इश्यू होता है। एक न्यूट्रीलाइट डेली की टैबलेट आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की पूर्ति कर देगी। कब लेनी चाहिए? खाना खाने के बाद पानी के साथ आप एक टैबलेट रोज ले सकते हैं। ये नॉर्मल डोज है। स्पेसिफिक केस में चीजें बदल जाती है। तो जिस आदमी ने आपको बुलाया है, हमें 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, हमें प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलना चाहिए, और ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलता है एमवे की वेबसाइट से जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, या किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप थर्ड पार्टी से कहीं से भी खरीद रहे हो तो डुप्लीकेट के चांस बढ़ जाते हैं।
और डोज क्या लेनी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये चीजें तब है जब आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो उस आदमी के साथ जरूर बैठिएगा कि मुझे कितना लेना है। तो पहली चीज है होल प्लांट प्रोटीन, दूसरा है मल्टीविटामिन, नेचुरल मल्टीविटामिन है जिसका नाम न्यूट्रिएंट डेली है, और तीसरा जो हमारा फाउंडेशन का प्रोडक्ट है उसका नाम है सैल्मन ओमेगा 3। इसका मतलब क्या है, ये वो प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं ना जो करे अपने दिल से प्यार वो कैसे करे भला ओमेगा 3 से इनकार। इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ओमेगा 3 क्या करता है, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका दिल ये कह दे कि मुझे 2 मिनट का आराम चाहिए तो क्या होगा, दिल क्या कह दे कि 2 मिनट का आराम चाहिए, तो आप उसको कह देंगे चल 2 मिनट छुट्टी पे चला जा, और 2 दिन की छुट्टी मांग ले तो आपका दिल अगर 2 दिन की छुट्टी मांग ले तो क्या होगा, परमानेंट 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। उसका कितना ख्याल रखते हो आप। लोग बोलते हैं क्या होता है, दिल क्या है, दिल एक टुल्लू पंप है, पीछे से जैसे टुल्लू पंप होता है ना, नीचे से पानी खींचता है ऊपर फेंक देता है, ठीक है ना, टुल्लू पंप भी लगातार चलता रहता है तो खराब होता है, ऐसे हमारा दिल है। उसकी सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको क्या रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए सैल्मन ओमेगा 3। आपने आज तक सुना होगा कि जितने भी फैट होते हैं वो बुरे होते हैं, फैट नहीं खाने चाहिए, बट मैं आपको बताऊं फैट 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे फैट होते हैं, एक बुरे फैट होते हैं। मैंने बात की थी रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं खाना चाहिए क्योंकि बुरे फैट है। अच्छे फैट जो होते हैं वो आपको खाने चाहिए। लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है ना, सुना भी होगा आपने। और जो लोग बादाम बेचते हैं वो कैसे सिखाते हैं, एक बार एक आदमी बाजार में रेहड़ी के ऊपर बादाम बेच रहा था और 2 लोग खरीदने चले गए, तो उसने कहा बादाम खाओ अकल बढ़ाओ, बादाम खाओ दिमाग तेज करो, बादाम खाओ। तो 2 आदमी थे, बोले बताओ ये कैसे होता है, बोला देखो बिना बादाम खिलाए वो पूछ रहा होता है उनसे, बताओ 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं, बोले पता नहीं, बोला बादाम खाओ, उन्होंने 2 बादाम खिलाए, बोले बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, बोले 12, बोला देखो दिमाग तेज हो गए। हम बच्चों को बादाम खिलाते हैं उसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझते हैं। अगर हम प्रकृति को देखें तो आप अखरोट अगर देखते हो तो उसका जो डिजाइन होता है ना वो ब्रेन के जैसा होता है ना। हमारा जो ब्रेन है उसका 60% पार्ट जो है वो डीएचए से बनके बना है, एएलए, ईपीए और डीएचए, ये 3 फॉर्म होते हैं। बादाम में भी क्या होता है, एएलए होता है, बॉडी में जाने के बाद वो ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होता है। बट आपके हाथ में जो सैल्मन ओमेगा 3 है ये क्या क्या काम करता है, इसमें ईपीए और डीएचए डायरेक्ट फॉर्म में है जो 300 mg है, ठीक है। एक आम आदमी को लगभग 1000 mg पर डे की जरूरत होती है। सर्वे ये कहते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी ने ओमेगा 3 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाया है तो उसका बच्चा एक एवरेज बच्चे से 14 गुना ज्यादा शार्प हो सकता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। हार्ट जो है हम दुनिया में नंबर 1 और 2 पे रैंक कर रहे हैं हार्ट डिजीज के मामले। सैल्मन ओमेगा 3 क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, और आज के डेट में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है जिसमें एचडीएल की हम बात करते हैं तो एचडीएल एलडीएल का जो रेशियो है वो बहुत बिगड़ा हुआ आता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सैल्मन ओमेगा। इसके अलावा चूंकि ये कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है तो आपकी स्किन पे चमक होती है। अगर आपके पास बाल हैं तो वो बने रहेंगे जितने हैं उतने, और वो चमकदार रहेंगे। ये आपके हेयर, स्किन, नेल तीनों चीजों को इंप्रूव करता है। मतलब ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक हर चीज को इंप्रूव करता है। इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। कितना लेना चाहिए, 12 साल से ऊपर 1 से 3 सॉफ्ट जेल, बाकी डिपेंड करता है जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिएगा और कंसल्ट कीजिएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसी कैटेगरी में अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए, उसका नाम है च्यवनप्राश, द बेस्ट प्रोडक्ट सर्दियों के हिसाब से। अगर आप बिना च्यवनप्राश के दूध पी रहे हैं तो आप अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर आपके वो हर्बल जो सारी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हर्ब्स जो है ना वो इसके अंदर है। आज की डेट में जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है च्यवनप्राश। आप सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ 1-1 चम्मच खाते हो, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। हर घर की जरूरत है च्यवनप्राश, बेहतरीन क्वालिटी का है, जिसने एक बार खाया है ना वो बार बार खाता है। लोग बोलते हैं जी प्रोटीन में टेस्ट नहीं है, च्यवनप्राश में टेस्ट भी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा। बात जब हम इम्यूनिटी की करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है एसेंशियल में हमारे पास, वो है कैलमेक डी। इस कैलमेक डी में खास बात क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैग्नीज और जिंक होता है। ये पांचों के पांचों आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ साथ वो सिस्टम जो संदेश एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है,
आपका हाथ गर्म चीज को टच कर जाए, दिमाग फटाक से कहता है हाथ को हटाओ। न्यूरो ट्रांसमिशन जो आपका है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। आपकी बोन्स अच्छी रहती है, ठीक है। इसी में हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है चेरी आयरन। महिलाओं में या आदमियों में जिनका हिमोग्लोबिन कम होता है, सिर्फ 15 मिलीग्राम की टेबलेट अगर आप रोज एक भी खाते हैं तो 3 महीने में 3 अंक हिमोग्लोबिन बढ़ जाता है विद प्रोटीन। इतना इंपॉर्टेंट है, और 8 से 10 रुपए की एक टेबलेट है। इसी में हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है विटामिन D3K2, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट बहुत ही खास क्यों है? विटामिन डी को फादर ऑफ ऑल विटामिन कहा जाता है, और आज की डेट में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से आपका नर्व सिस्टम डैमेज होता है। D3K2, और लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, मार्केट में जब भी आपको डॉक्टर विटामिन डी की कैप्सूल, सॉफ्ट जेल, पाउडर देते हैं तो उसमें चैलेंज क्या आता है, आपको 3 महीने दिया जाता है, उसके बाद आप छोड़ दो, और दोबारा आपको उसकी याद कब आती है? दोबारा याद आती है जब दोबारा से आप बीमार होने लगते हो। इस विटामिन D3 की खास बात क्या है, ये टैबलेट फॉर्म में है और आप रोज एक टैबलेट ले सकते हो, क्योंकि एक टैबलेट में 1900 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 होता है। और साथ में इसमें K2 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? K2 आपकी बॉडी में कैल्शियम को कहां पर डिपॉजिट होना चाहिए, किस पार्ट पे डिपॉजिट होना चाहिए, वो डिसाइड करता है। और अभी रिसेंट मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता था, उन्होंने विटामिन D3K2 खाया और उनका बीपी बहुत ही सेट है उसी टैबलेट के साथ। तो टैबलेट लेने के बाद भी सेट नहीं हो रहा था, उनका बड़ा सेट है। तो इसका मतलब विटामिन D3 सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। देन हम बात करते हैं विटामिन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा कि पीछे कोविड के दौरान लोगों ने बहुत सारे, एक लिम्सी नाम की टेबलेट आती थी, बहुत खाई लोग, पर उस लिम्सी का मैंने एक डॉक्टर को एक बार सुना था, और उसमें विटामिन डी को लोग हैप्पी विटामिन बी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बड़ा हैप्पी हैप्पी रखता है, ठीक है ना। लिम्सी के बारे में लोगों ने सुना था, लोगों ने बहुत लिम्सी खाई, मार्केट में लिम्सी खत्म हो गई। 500 mg विटामिन सी रोज खा रहे हैं। फिर मैंने एक डॉक्टर को सुना, वो डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि एक बार जब भी आप विटामिन सी की कोई टैबलेट लेते हो, उसमें से सिर्फ 40 मिलीग्राम विटामिन सी आपकी बॉडी में काम आता है, और बाकी क्या होता है, वेस्ट होता है। और वो अगर बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है तो फ्री रेडिकल की तरह आपकी बॉडी में नुकसान करेगा। इसलिए डॉक्टर कभी भी विटामिन सी की टैबलेट लिखता है तो उसकी एक लिमिट लिखता है कि इतने दिन के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो कुछ चीजें हमारी अपनी भी कॉमन सेंस की होती है। इसी दौरान एमवे ने, एक न्यूट्राइट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, विटामिन सी चेरी प्लस। और इसकी खास बात क्या है, इसमें भी 400 मिलीग्राम विटामिन सी है, बट ये सस्टेनेबल रिलीज है। ये क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, और यही 400 मिलीग्राम का विटामिन सी की एक टैबलेट आपको 8 घंटे के लिए सेव करती है। तो न्यूट्राइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट हैं। इसी के साथ हमारे पास घुटनों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आता है, ग्लूकोसामाइन HCl, जो घुटनों में ग्रीस बनाने का काम करता है। इसी के साथ हमारे पास लीवर हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए मिल्क थिसिल विद डैंडलिन आता है, क्योंकि बॉडी में 2 ब्रेन है, एक ब्रेन ऊपर है, एक ब्रेन नीचे है। नीचे वाले ब्रेन को लीवर कहते हैं। खाए पिए को कहाँ एडजस्ट करना है। कई लोगों का जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो लीवर को जरूर चेक करें। कहीं ना कहीं आपका लीवर दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खराब कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, मिल्क थिसिल विद डैंडलिन। देन अगर हम बात करें हार्ट रिदम्स को अच्छा बनाए रखने के लिए, हार्ट बीट्स को अच्छा बनाए रखने के लिए, हमारा एक प्रोडक्ट होता है कोएंजाइम Q10। मिनिमम 100 mg आपको पर डे खाना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है, बाकी डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हर्बल में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, इसमें जिंक्शन विद चेरी प्लस। तो जिंक्शन चेरी प्लस जो प्रोडक्ट हमारा है, जो लोग स्टेमिना अच्छा बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बायोटीन चेरी प्लस हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो हेयर स्किन नेल, जो हमारी स्किन में नीचे जैसे लेंटर में सरिये होते हैं, ऐसे हमारी स्किन में कोलोजन्स होते हैं। और अगर सरिये निकल जाए तो लेंटर गिर जाता है, कोलोजन्स ब्रेक हो जाए तो स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, बुढ़ापा दिखने लगता है। तो हेयर स्किन नेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके तीनों चीजों को इम्प्रूव करता है। अगर आपके नेल्स बहुत ड्राई हो गए हैं और टूटते ज्यादा हैं तो आप हेयर बायोटीन चेरी प्लस का इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट 50 है।
अगर मैं हर्बल्स में बात करूं तो तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, AVH, आंवला की, विभटा की, हरिटा की, मधुनाशनी, और एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जो सर्दियों में और खासतौर से कोविड के दौरान बहुत अच्छा इस्तेमाल जिसको किया गया है, वो है वसाखा, मुलेठी और सुरसा, जिसको अगर आप चूस के इस्तेमाल करते हो तो आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा रख सकते हो। हर्बल्स की खास बात क्या है? पुराने हैं, हिंदुस्तान की पैदाइश है, हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है। ठीक है, आप कभी भी किसी आदमी से ज्यादा बात ना करें, पर इतनी सी जरूर बात करें। आदमी बोलता जी हम तो तुलसी हमारे घर के गमले में उगी हुई है। आप सोचो तुलसी कितनी खानी चाहिए। हमारी एक तुलसी की टैबलेट में 100 तुलसी की पत्तियों में जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, 100 तुलसी की पत्तियों में जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो एक तुलसी की टैबलेट में। ये आज की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने पेड़ से तोड़ के खाना चाहोगे तो एक दिन में एक गमला साफ हो जाएगा, और उसमें जितनी चीजें उसके अंदर, उस पत्ती के अंदर एक्स्ट्रा है, वो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। तो यहाँ पर प्योर है, सेफ है, और बहुत ही पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट आपके पास। जो भी इनको इस्तेमाल करता है, कंपनी आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है। बस ध्यान दो ही रखने हैं। पहली चीज, ओरिजिनल खरीदना है, सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट में मत अटक जाइएगा। और दूसरी चीज, डोज उस आदमी से पूछ के पर्सनली कंसल्ट करिएगा कि मेरी एज क्या है, मेरा रीजन क्या है, मैं क्या करता हूं, वो सारी चीजें कंसल्ट करके डोज डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कितना लेना है, कितनी बार लेना है। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से इतना ही है। ओवर टू संजय जी। थैंक यू